बेटा, कैसे हो? तो बेटा हम क्या कर रहे थे? मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? मैंने क्या बताया कि जो मॉलिक्यूलर रेंज होती है दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज एप्रिशिएबल। राइट, क्लियर? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, जैसे मान लो हमारे पास ये एक ट्रफ है, राइट? इस ट्रफ में यहां तक पानी है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज, राइट? जितने डिस्टेंस तक the maximum distance up to which the force of traction between two molecules is appreciable। मान लो एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर, तो ये यहां तक इसकी अट्रैक्शन हो रही है, तो जितना इसका डिस्टेंस है, देखो एक ये मॉलिक्यूल है कि ये मॉलिक्यूल है, तो मैंने क्या बोला? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज एप्रिशिएबल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। तो ये हमारी मॉलिक्यूलर रेंज है, और जितनी मॉलिक्यूलर रेंज है उतना आप एक स्फीयर ड्रा कर दोगे, उतने रेडियस का, दैट इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसको हम क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो डेफिनेशन सुनो इसकी ध्यान से। अ स्फीयर विद अ मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। अ स्फीयर विद अ मॉलिक्यूल एज सेंटर and radius equal to molecular range, that is called the sphere of influence। ओके, अब इसके बाद आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसको ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन हमें क्या बोल रही है? अब इसमें क्या है हमारे पास? हमने वही एक ट्रफ ले लेना है, राइट? उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने हैं। कूल माइंड से सुनना बेटा इसको, ठीक है? बिल्कुल कूल माइंड से। ये है हमारे पास, मान लो ट्रफ कोई ना कोई, उसमें यहां तक वाटर है। मैंने इसमें मॉलिक्यूल ले लिया एक P, यहां पर ले लिया Q, यहां पर ले लिया R, यहां पर मॉलिक्यूल ले लिया मैंने S, यहां पर, राइट? इनका मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बना दिया। मान लो इतना है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हर मॉलिक्यूल ये दीज आर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एप्रिशिएबल। अब देखो ये जो लिक्विड दैट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, ये जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप या हमने कोई भी वाटर मॉलिक्यूल लिया है या कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल लिया है, वो वेल इनसाइड द है। ये P मॉलिक्यूल जो है दैट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, इट मींस दैट इज इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। ये इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है सभी तरफ से, सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली Q जो मॉलिक्यूल है ये इक्वली अट्रैक्टेड है फ्रॉम ऑल साइड, राइट? लेकिन R मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखोगे, जो R मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो वो एक बाहर आ गया, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर आ गया, राइट? इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये देखो इतना सरफेस से बाहर है, तो इसका मतलब ये इसमें जो अट्रैक्शन है वो किस तरफ को है? नीचे की तरफ है, ठीक है? थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी है, ये देखो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, बाकी नीचे की। ये जो मॉलिक्यूल है जो सरफेस के ऊपर है उसमें सारी की सारी अट्रैक्शन किस तरफ को है? नीचे की तरफ, सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो P मॉलिक्यूल है दैट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, Q जो है दैट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, सो इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। तो P मॉलिक्यूल के ऊपर, Q मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या है? जीरो है। एंड देन मॉलिक्यूल R that is just below the surface of the liquid and it is also equally attracted in all direction। just below है, लेकिन सभी डायरेक्शन में इक्वली क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। थोड़ा सा है तो इसका मतलब नेट फोर्स इसमें थोड़ी सी नीचे की तरफ लग रही है, राइट? क्लियर?
अब मॉलिक्यूल जो हमारे पास S है, S मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखो, ये S मॉलिक्यूल जो है इसका जो अपर पार्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, उसके ऊपर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल S है दैट एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स, राइट। तो जो मॉलिक्यूल S है दैट एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स। बाकी में देखो ये इक्वली अट्रैक्टेड है, नेट फोर्स 0, ये इक्वली अट्रैक्टेड है, नेट फोर्स 0, ये थोड़ा सा ऊपर है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बाकी सारी फोर्सेस को नीचे की तरफ लग रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ऊपर की तरफ भी लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन ऊपर की तरफ कम लग रही है, नीचे की तरफ ज्यादा लग रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये क्या है, राइट, नीचे की तरफ इसको फोर्स लग रही है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, तो ऊपर तो वाटर मॉलिक्यूल कोई है नहीं, सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा है, सरफेस के नीचे ही है, तो इसका मतलब ये इक्वली अट्रैक्टेड हो रहा है, नहीं, ये इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड नहीं, ये डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब जो सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो नेट फोर्स है वो किस तरफ को लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। सो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, किसकी तरह बिहेव करता है वो, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। इज दैट क्लियर, MEMBRANE, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, राइट, क्लियर। अब व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड, the molecules from the interior of the liquid that rise towards the free surface of the liquid, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस तरफ को बड़ा कर दूं, पानी उतना ही है लेकिन साइज इसका बड़ा कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है वो भी ऊपर की तरफ जाएंगे कि नहीं। अगर मान लो ये ट्रफ छोटा है, मैं इसको इतना बड़ा ट्रफ कर देता हूं, पानी उतना ही है, वाटर उसमें उतना ही है, तो ये लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब क्या है कि नीचे से मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस की तरफ आ गए, नीचे के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, क्योंकि सरफेस देखो पहले यहां से लेके यहां तक इतने मॉलिक्यूल, जब आपने इसका ट्रफ बड़ा कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल भी कहां पर आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे। सो व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज, द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड दैट राइज टुवर्ड्स द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो फ्री सरफेस के ऊपर आएंगे। When these molecules reach near the free surface, work is to be done against a downward force. इसका मतलब क्या हुआ, जब ये मॉलिक्यूल यहां से ऊपर की तरफ आएगा, पहले नेट फोर्स क्या थी, 0, अब जब मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वर्क डन करना पड़ेगा। When these molecules reach near the free surface, work is to be done against a downward force. कौन सी डाउनवर्ड फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। And this work done is stored as potential energy of the liquid, right? So potential energy of a molecule lying near the free surface that is greater than the molecule in the interior of the liquid. मतलब जो potential energy surface के ऊपर liquid होता है उसकी potential energy ज़्यादा होती है as compared to within side, जो within liquid molecules हैं उनसे। So potential energy of the molecules lying near the free surface that is greater than the molecules in the interior of the liquid. But every system that tends to be in the state of stable equilibrium, हर बंदा जो है, हर मॉलिक्यूल जो है, हर पार्टिकल जो है, वो क्या चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहता है। For this reason the potential energy of the system must be minimum. तो इसका मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है उनकी, जब नीचे से ऊपर की तरफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन हर सिस्टम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम करना चाहता है अपनी। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम कब होगी, जब लिक्विड नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस के ऊपर लिक्विड है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बट दे टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे एक्वायर होगी, जब वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो नीचे की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी द लिक्विड सरफेस मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। In other words, the liquid surface tends to have a minimum possible area. Minimum possible area मतलब क्या हुआ, लिक्विड क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट। जितने भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो सारे के सारे अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो सरफेस क्या हो जाएगा, गोल होना शुरू हो जाएगा। तो मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करने की जब वो कोशिश करेंगे, मिनिमम पॉसिबल एरिया अक्वायर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास
वहाँ पर वो किसका कॉज बनेगा? सरफेस टेंशन का कॉज बनेगा। अब यहाँ पर भी जब आपने देखा होगा कि जब पानी इसमें डालते हैं तो पानी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे की तरफ उनके ऊपर फोर्स लगती है, एंड दे टेंड्स टू एक्वायर अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? राइट, समझ आ गई? अंदर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब ऊपर आएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आएंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। नेट फोर्स विद इन जो लिक्विड है वेल इनसाइड है उनमें नेट फोर्स 0 है। जैसे आप सरफेस के ऊपर करोगे तो वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। दे टेंड्स टू एक्वायर अ मिनिमम सरफेस एरिया। जब वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो वो किसका कॉज होगा? दैट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सो मैंने मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन आपको बता दी। देन इसके बाद आ गया हमारे पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को भी बेटा आपने ध्यान से सुनना है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? राइट, सरफेस एनर्जी हमारे पास क्या होती है? व्हाट इज सरफेस एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द पोटेंशियल एनर्जी of surface molecule per unit area of the surface, that is called surface energy। तो surface energy क्या होगी? potential energy per unit area। potential energy per unit area of the surface, that is known as surface energy। यूनिट इसका क्या होगा? joule per meter square। potential energy का यूनिट क्या होता है? joule per meter square। या आपको पता है कि उसका CGS में हम क्या लिखेंगे? अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एनर्जी। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। राइट, तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है इसको ध्यान से देखना। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। राइट, रेक्टेंगुलर फ्रेम है और यहां पर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है फ्रेम के ऊपर। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया वायर का। क्लियर है? पी क्यू, इसको पी को लिख देता हूँ, इसको क्यू लिख देता हूँ, इसको आर लिख देता हूँ, इसको एस लिख देता हूँ। पी क्यू आर एस मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसकी आर्म एस जो आर और एस से स्लाइड कर रही है, मतलब एक पिस्टन की तरह स्लाइड कर रही है। आर्म इसके ऊपर ऐसे रखी हुई, वो ऐसे स्लाइड कर सकती है। ठीक है, क्लियर? नाउ इफ दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सॉफ्ट सोल्यूशन, आपने इसको सॉफ्ट सोल्यूशन में डाल दिया। जैसे ही आपने इसको सॉफ्ट सोल्यूशन में डाल दिया, इसके ऊपर सॉफ्ट फिल्म बन गई। आप ऐसे भी हाथ पर पानी या कोई रिंग आप सॉफ्ट सोल्यूशन में डालोगे ना तो आपने देखना उसकी दोनों तरफ रिंग बन जाती है। देखा आपने? बबल से बन जाते हैं। तो जैसे ही हमने इसको किस में डाला? सॉफ्ट सोल्यूशन में डाला, इसके ऊपर एक सॉफ्ट फिल्म जो है वो प्रोड्यूस हो गई। एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन द सॉफ्ट फिल्म एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्रेम टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द फिल्म। राइट, तो इसके ऊपर क्या लग रही है? अंदर की तरफ। जैसे ही आपने इसको सॉफ्ट सोल्यूशन में डिप किया तो सॉफ्ट सोल्यूशन जो है उसके कारण इसके ऊपर क्या लग रही है? अंदर की तरफ क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। ठीक है, सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है? L। लेंथ कितनी है? दैट इज L। तो जब आपने इसको सॉफ्ट सोल्यूशन में डिप किया तो ड्यू टू सरफेस टेंशन द सॉफ्ट फिल्म एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्रेम टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द फिल्म। क्लियर? राइट, नाउ कितनी फोर्स लगेगी? ये देखो, अब मैंने क्या बोला? फिल्म जो है ऊपर की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। इसका मतलब फिल्म की लेंथ कितनी हुई? L ऊपर की तरफ, L नीचे की तरफ, क्योंकि लेंथ L इसकी लेंथ है। राइट, तो इसका मतलब जो फोर्स सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स ओवर लेंथ। लेकिन यहाँ पर लेंथ कितनी हम लेंगे? 2L। क्यों? मैंने क्या बताया कि फिल्म डबल बन रही है। फ्रेम के ऊपर फिल्म क्या बन रही है? डबल बन रही है। तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर होगी? दैट इज T इंटू 2L। तो फोर्स किसके बराबर होगी? T इंटू 2L। सपोज करो हमने इस RS आर्म को डिस्प्लेस कर दिया न्यू पोजीशन के ऊपर। मैं इसको यहां पर लेके जा। सपोज दिस आर्म इज डिस्प्लेस थ्रू, मैंने कोई फोर्स लगाई तो इस आर्म को मैंने क्या कर दिया? R'(S' के ऊपर आ गया थ्रू अ डिस्टेंस dx। dx डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या कर दिया? इसको डिस्प्लेस कर दिया।
या x डिस्टेंस है, dx है, x लगा लो, चलो x डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको क्या कर दिया, मतलब फोर्स अंदर की तरफ लग रही थी, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया न्यू पोजीशन के ऊपर r डैश s डैश। तो जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो मुझे वर्क डन करना पड़ा। सो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस आर्म टू r डैश s डैश पोजीशन x। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, x, लेकिन f किसके बराबर है, t12 इंटू x, t12 इंटू x, राइट। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, हमारे पास फोर्स भी आ गई, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, फोर्स भी आ गई हमारे पास, वर्क डन भी आ गया, राइट। नाउ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। जब मैंने इसको खींचा तो इसका मतलब सरफेस एरिया भी इंक्रीज हुआ। नाउ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म कितना हुआ, व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म, इंक्रीज कितना हुआ, देखो सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या लिखेंगे 2l, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है l, x क्या है डिस्टेंस, ऊपर का एरिया भी बड़ा फिल्म का, नीचे का एरिया भी बड़ा, क्योंकि फिल्म दोनों तरफ बन रही है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म कितना हुआ, वैसे होना था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन डबल फिल्म है इसलिए मैंने यहां पर 2 लगा दी, राइट। वर्क डन आपके पास आ गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया आपके पास आ गया, तो सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होती है बेटा, वर्क डन पर यूनिट एरिया। व्हाट इज वर्क डन, दैट इज इक्वल टू T12x डिवाइडेड बाय 2lx, राइट। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास क्या है, 12x कैंसिल हो गया, क्या बच गया t, तो हमारे पास w किसके बराबर आ गया, t के बराबर। इसका मतलब जो हमने वर्क डन किया वो किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया जो वर्क डन किया, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है। वर्क डन नहीं है ये, सरफेस एनर्जी है, वर्क डन नहीं है ये, दैट इज सरफेस एनर्जी, ये मिटा रहा हूं मैं यहां से। तो हमारे पास वर्क डन नहीं आया, ये वर्क डन पर यूनिट एरिया आया। तो वर्क डन पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस एनर्जी। तो दिस इंप्लाइज सरफेस एनर्जी दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, राइट। ये हमने रिलेशन निकाल लिया कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के क्या होती है, बराबर होती है। इज दैट क्लियर, पता चल गया। नाउ इसके बाद हम करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, नोट कर लिया आपने ये, ओके। एंड देन देयर इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी मिनिस्कस हैं, कलर्ड मिनिस्कस, राइट, जो कंटेनर वेट हो जाता है, मतलब जो लिक्विड कंटेनर को वेट करता है, जो लिक्विड कंटेनर को वेट करता है, जैसे पानी है या दूध है या कोई भी, जो भी लिक्विड कंटेनर को वेट कर देता है, राइट, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कैसे बनता है वो देखना। ये मिनिस्कस होता है, जो कंटेनर को वेट नहीं करता है उसका मिनिस्कस ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कनकेव मिनिस्कस, कनकेव मेनिस्कस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिनिस्कस। MENISCUS, एक कनकेव मिनिस्कस हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कन्वेक्स मिनिस्कस। जो लिक्विड कंटेनर को वेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, उनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या, आप ध्यान से सुनना, द एंगल विच द टेंजेंट to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid, that is known as angle of contact. I am repeating it again, note down, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। The angle which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid,
is called angle of contact. I am repeating it again. The angle which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid, that is known as angle of contact. मतलब inside the liquid. देखो अब ये है, ये हमारे पास वो कंटेनर है जिसमें हमने वो लिक्विड डाला है जो कंटेनर को वेट करता है. तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, ये सॉलिड सरफेस हो गया, दिस इज सॉलिड सरफेस, ये टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ये टेंजेंट है. दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ कांटेक्ट. व्हाट वी कॉल दैट? एंगल ऑफ कांटेक्ट. क्लियर? ये लिक्विड. अब जो लिक्विड कंटेनर को वेट नहीं करते हैं, जैसे मरकरी है, उसमें ये देखो ये सरफेस है लिक्विड का, ये सरफेस है, ये वाला, ये और ये, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो अब ध्यान से देखना, जो कंटेनर लिक्विड को वेट करते हैं उसमें जो मेनिस्कस होता है वो लेस देन 90 होता है. यहां पर जो थीटा जो है दैट इज लेस देन 90. जो कंटेनर को वेट करते हैं उनमें लेस देन 90. जो कंटेनर को वेट नहीं करते हैं लिक्विड, जैसे मरकरी है, फॉर एग्जांपल मरकरी बोल रहा हूँ, ये वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि दोज लिक्विड्स विच वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे हैव मेनिस्कस कनकेव अपवर्ड. ये कनकेव अपवर्ड है, राइट? And their angle of contact is acute angle. Acute angle मतलब less than 90. And the liquids which do not wet the walls of the container, जैसे for example mercury and glass, they have meniscus convex upward. क्या है ये? Convex upward. And the value of their angle of contact is greater than 90. उनका angle of contact क्या होता है? That is greater than 90. इज दैट क्लियर? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पता चल गया कि जो लिक्विड की ये आपका मेनिस्कस है, इसके साथ टेंजेंट ड्रा करना है और सॉलिड सरफेस है. इसमें ये है, ये मत एंगल ऊपर वाला लेना, इसमें लिक्विड के अंदर ही आना है सारा कुछ. ठीक है कि नहीं? जो एंगल बनेगा वो लिक्विड के अंदर. ये नहीं है कि आप इसका ये बाहर वाला एंगल ले लो, इसका बाहर वाला एंगल. तो लिक्विड के अंदर आ रहा है. ये देखो फिल्म के साथ मैंने टेंजेंट ड्रा किया और इसमें एंगल क्या है? थीटा. तो आपने ये बात याद रखनी है कि कौन सा लिक्विड एक्यूट एंगल बनाता है, कौन सा लिक्विड ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है. इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस. ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, राइट? क्लियर? समझ आ गई बेटा? तो ये था हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड सरफेस क्या होता है? एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस प्रेशर? देखो अगर हमारे पास एक्सेस प्रेशर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है. एक प्लेन सरफेस होता है, कनकेव सरफेस होता है, कन्वेक्स सरफेस होता है. दोनों में एक्सेस प्रेशर किस तरफ को होगा? ध्यान से सुनना आप, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपने ध्यान से सुनना है कि हमारे पास एक्सेस प्रेशर क्या होता है. ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे हम एक्सेस प्रेशर के ऊपर बात करेंगे. तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सेस प्रेशर के ऊपर होगा कि लिक्विड ड्रॉप में और हमारे पास जो बबल है उसमें एक्सेस प्रेशर कितना होता है. ठीक है? हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ध्यान से सुनना. एक प्लेन सरफेस है ऐसा, ये प्लेन सरफेस है. इसमें प्लेन सरफेस मान लो ये किसी कंटेनर में है, ये लिक्विड है, राइट? इसमें सरफेस टेंशन इस तरफ को, इसमें इस तरफ को. तो अगर आपके पास प्लेन सरफेस है, द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस दैट इज अट्रैक्टेड इक्वली अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड. वो इक्वली मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है वो इक्वली इस तरफ को भी इस तरफ को, सारी तरफ को क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. एंड रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज जीरो. कितनी होगी? रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी होगी बेटा? यहाँ पे जीरो होगी, राइट? क्लियर है? सो द प्रेशर on the liquid surface is perpendicular to the surface of the liquid. तो जो प्रेशर होगा यहाँ पर वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ये याद रखना, प्लेन सरफेस में जो प्रेशर होगा परपेंडिकुलर होगा. प्रेशर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड. अगर हमारे पास कनकेव सरफेस है, कनकेव ऐसे, ये कनकेव सरफेस, तो उसमें सरफेस टेंशन ऐसे, सरफेस टेंशन ऐसे, कनकेव सरफेस है,
राइट। तो कनकेव सरफेस अगर आपके पास है देन देयर विल बी अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहां पर जो अपवर्ड फोर्स होगी रिजल्टेंट फोर्स वो ऊपर की तरफ, ये जो अपवर्ड फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन वो किस तरफ को होगी, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी एन एक्सेस प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें जो एक्सेस प्रेशर होगा वो कनकेव साइड में होगा और किस में होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, इसमें प्रेशर क्या होगा, डाउनवर्ड। ओके, अब हमारे पास आ गया ये क्या है, कन्वेक्स सरफेस। दिस इज कन्वेक्स सरफेस, ये कनकेव था, अब ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है। अब कन्वेक्स में देखो, इसमें रिजल्टेंट जो है ये सरफेस टेंशन, ये भी सरफेस टेंशन, इसमें रिजल्टेंट जो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो किस तरफ को होगी, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब इसमें जो एक्सेस प्रेशर होगा वो किस तरफ को होगा। सो देयर इज ऑलवेज एन एक्सेस प्रेशर ऑन द कनकेव साइड ऑफ अ कर्व सरफेस एंड ओवर दैट ऑफ द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब कि अगर आपके पास सरफेस कन्वेक्स है तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी ड्यू टू सरफेस टेंशन दैट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। And since the molecules on the surface are in equilibrium, there must be an excess pressure on the concave side of the surface acting in the direction upward direction to balance the downward force। इसका मतलब इसमें excess pressure किस तरफ को होगा, upward, राइट, सरफेस टेंशन के अपोजिट। इसमें क्या है, आपकी नेट फोर्स क्या है, जीरो ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो एक्सेस प्रेशर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इसमें क्या है, एक्सेस फोर्स ऊपर की तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो एक्सेस प्रेशर नीचे की तरफ होगा। इसमें रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है तो एक्सेस प्रेशर किस तरफ को होगा, ऊपर की तरफ, राइट। सो देयर इज ऑलवेज एन एक्सेस प्रेशर on concave side of a curved surface of a liquid over that on the convex surface of the liquid। ओके, ये भी आपको पता चल गया। अब है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड बबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। पहले इस बबल में करते हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। बबल क्या होता है पता है, व्हाट इज बबल? बबल होता है ना, घर में छोटे होते आप पानी में डाल के ऐसे फूंक मार के वो करते हो कि नहीं, है ना, जब एयर ब्लो करते हो उसमें तो वहाँ पर बबल सा बन जाता है कि नहीं बबल, राइट। लिक्विड और लिक्विड ड्रॉप और बबल में क्या फ़र्क है? अगर आप बबल की बात कर रहे हो, जो हमारे पास बबल है और ड्रॉप है, बबल के अंदर एयर होती है और बबल के सरफेस जो है वो क्या होता है, दो सरफेस होते हैं बबल के, ऊपर और नीचे, राइट, क्योंकि एक ऊपर सरफेस है एक नीचे सरफेस है। बबल के दो सरफेस होते हैं, लेकिन लिक्विड जो ड्रॉप है उसमें एक ही सरफेस होता है, उसमें सारा ही लिक्विड होता है, उसमें कोई एयर नहीं होती। ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, बबल में दो सरफेस होते हैं। कैसे? जैसे ये बबल है, इसके नीचे वाला भी सरफेस है, ये देखो, ये ऊपर वाला भी सरफेस है, दो सरफेस हो गए। लेकिन जो, क्योंकि यहाँ पर भी एयर है तो इसलिए इसके लिए ये सरफेस है, यहाँ ऊपर भी एयर है तो ये सरफेस ऊपर वाला, तो ये सरफेस 1 ये सरफेस 2। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप होती है उसमें सरफेस कौन सा होता है, अपर सरफेस ही होता है, सिंपल। कौन सा सरफेस? अपर सरफेस। क्लियर, ये बात याद रखनी है बबल और उसमें। तो हमारे पास एक 100 बबल है, राइट। हमने एक 100 बबल कंसिडर किया क्योंकि हम इनसाइड 100 बबल हम एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हैं। कंसिडर अ 100 बबल। ये मेरे पास एक 100 बबल है, दैट हैज रेडियस r, उसका रेडियस कितना है r। अब सपोज करो कि जो P है दैट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल। मान लो P इनसाइड बबल है, प्रेशर ये क्या है, बाहर वाला प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P क्या है, बबल के अंदर प्रेशर है, और PA क्या है, दैट इज द प्रेशर आउटसाइड द बबल। तो आपको ये भी पता है कि बबल तभी एग्जिस्ट करेगा अगर P इज ग्रेटर देन PA। वही है ना कि बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, अंदर वाला प्रेशर अगर कम होगा तो बबल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। तो बबल को आपने क्या करना है, बनाना है, तो उसके अंदर प्रेशर जो होगा वो बाहर वाले प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा है। तो बबल तभी एग्जिस्ट करेगा अगर P जो है इनसाइड द प्रेशर ऑफ द बबल दैट इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। क्लियर। तो इनमें एक प्रेशर डिफरेंस भी होगा। इसमें जो प्रेशर डिफरेंस हुआ P माइनस PA, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल।
ये बात क्लियर हुई। ये है एक्सेस प्रेशर। ये है कितना? आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो P माइनस पी ए ये किसके बराबर होगा? फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब फोर्स कितनी है? फोर्स कितनी है? फोर्स हम निकालेंगे यहां पर, ध्यान से देखना। आपको पता है कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन T जो है वो किसके बराबर होती है? फोर्स अपॉन एरिया है? नहीं, सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ। यहां से हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, राइट। तो यहां पर फोर्स किसके बराबर होगी? T इंटू एल। सरफेस टेंशन आपके पास कितनी है यहां पर? T, लेकिन लेंथ कितनी है? अब आप लेंथ की बात करोगे तो लेंथ कितनी है? मान लो इस 100 बबल को इमेजिन करो, जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल में हवा भरी, आपने सेंटर में से काट लिया, जैसे प्लास्टिक बोला उसको सेंटर में से काट लिया, उसको बबल समझो। जब आपने उसको सेंटर में से काटा तो आपके पास वो कुछ, इसको ऐसे काट दो तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, राइट। तो हमारे पास जो इसमें फिल्म बन रही है, देखो एक अंदर वाली फिल्म है बबल में, एक बाहर वाली। बाहर वाली की लेंथ कितनी है? दैट इज एल। अंदर वाली की भी है। अब बोलोगे कि बाहर वाली अंदर वाली की लेंथ जो है थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब इसमें जो लेंथ बन रही है, लेंथ कितनी होती है इसकी? अब सर्कल बन गया ना, जैसे ये बबल है, मैंने इसको तोड़ दिया तो ऐसा बना, तो ये कितना है? जितना इसका सर्कमफ्रेंस है। लेकिन एक ऊपर से है लेयर, एक नीचे से है लेयर, तो इसका मतलब हम दो लेंथ लेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 2 इंटू 2 पाई आर। व्हाट इज 2 पाई आर यार? सर्कमफ्रेंस। 2 मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसमें कितने सरफेस होते हैं बबल में? एक बाहर वाला सरफेस हम काउंट करते हैं, एक अंदर वाला सरफेस काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बना? फोर्स किसके बराबर बनी? दैट इज इक्वल टू 4t पाई आर। दिस इज इक्वेशन 2, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? 1। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास P माइनस पी ए किसके बराबर आ गया? P माइनस पी ए 4t पाई आर। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। एरिया, अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया किसके बराबर होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। एरिया तो पाई आर स्क्वायर के बराबर ही होगा, राइट। हमारे पास जो एरिया है वो एरिया किसके बराबर है? क्योंकि एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दो, आर के साथ आर कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, हमारे पास आ गया 4t बाई आर। सो एक्सेस प्रेशर का क्या फार्मूला है हमारे पास? आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना? दिखाई नहीं दे रहा है, ये लो, अब दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब एक्सेस प्रेशर P माइनस पी ए कितना आया? 4t बाई आर। तो हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, दिखाई देगा। तो एक्सेस प्रेशर P माइनस पी ए दैट इज इक्वल टू 4t बाई आर। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, राइट। अब ये क्लियर हो गया। अब आपने करना है ड्रॉप इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब आपके पास लिक्विड ड्रॉप है। जब आपने यहां पर लिक्विड ड्रॉप लिख दी तो लिक्विड ड्रॉप में कंडीशन तो वही है, लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होगा? P माइनस पी ए। लेकिन मैंने क्या बोला कि वहां पर सारा कुछ वही है, सिर्फ यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर 2 आ जाए। ये लिक्विड में मैंने बोला कि एक ही हमारे पास क्या होती है, लिक्विड में क्या होती है? एक ही ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं हम, ड्रॉप में सिर्फ एक ही सरफेस होता है, बबल में 2 सरफेस होते हैं। तो हम वहां पर बबल में हमने 2 सरफेस लिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? 2 इंटू 2 पाई आर। लेकिन जब हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास P माइनस पी ए किसके बराबर आ गया? 2t बाई आर। तो ये किसके लिए है? ये ड्रॉप के लिए, दिस इज फॉर ड्रॉप, और दिस इज फॉर बबल। ये आपने याद रखना है, ये बबल के लिए है इतना पोर्शन, और ये ड्रॉप के लिए। तो कभी भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, दैट इज 2t बाई आर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, दैट इज 4t बाई आर। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है कि नहीं। सो एयर बबल इनसाइड द लिक्विड। एक और बात याद रखनी है कि अगर आपके पास एयर बबल है इनसाइड अ लिक्विड, एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड, दैट एक्ट एज अ ड्रॉप। ध्यान से सुनना मेरी बात। एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप,
आप बोलोगे कि सर ने हमें बबल का इतना बताया हुआ है, लेकिन अगर वो ही एयर बबल किस में हो, लिक्विड में हो, जैसे लिक्विड में हम वो करते हैं ना पानी में, ऐसे आप एयर ब्लो करोगे तो वहाँ से बबल निकलते हैं ऊपर, वो जो बबल है इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, जैसे हम सोडा वाटर बोतल है, सोडा वाटर बोतल आपने देखी ना, उसको हिलाओ उसमें बबल्स बनते हैं, वो जो बबल है अंदर इनसाइड द लिक्विड, एक तो हम बाहर ऐसे फुला के फेंक देते हैं ना, ऐसे हमने एयर ब्लो की तो वो उड़ रहे हैं, राइट, लेकिन वही अगर पानी में हो तो उसको हम बबल नहीं ट्रीट करेंगे, राइट। जो हमारे पास सोप बबल होगा इनसाइड द लिक्विड, उसको हम क्या मानेंगे, ड्रॉप मानेंगे। तो अगर हमारे पास सोप बबल लिक्विड में है तो हमारे पास उसका फार्मूला होगा जो ड्रॉप का है, P माइनस पी ए 2T/R। इस बात को याद रखना है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन अ लिक्विड, लिक्विड में जो है अंदर, एक तो बाहर उड़ रहा है बबल वो नहीं, जो अंदर है वो उसको हम ड्रॉप ही मानेंगे। इस बात को आपने याद रखना है। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।